नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है वसीयत क्या है, वसीयत का निर्माण कैसे करें कि यह गलत साबित न हो। इसके ऊपर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया 11 गाइडलाइन, इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों का वर्णन आज हम करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम समझते हैं वसीयत क्या है। दोस्तों, इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 2 के अनुसार वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करता है, वह दस्तावेज जिस पर वह इस आशय का अपना इच्छा पत्र लिखता है, वह दस्तावेज वसीयत कहलाता है। दोस्तों, कहने का मतलब हुआ दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने संपत्ति का अपने मरने के बाद उसका प्रबंधन कौन हो, उसका संचालन कौन करे, किस प्रकार से करे, इन सबों के लिए एक दस्तावेज का निर्माण करता है। यह दस्तावेज वसीयत कहलाता है। दोस्तों वसीयत में कभी कभी कुछ त्रुटि रह जाती है, उसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए एक दूसरा दस्तावेज बनता है जिसे हम कोडिसिल कहते हैं। दोस्तों वसीयत किसी भी व्यक्ति का अंतिम इच्छा पत्र होता है। जो वसीयत अंतिम होता है उसे ही न्यायालय के द्वारा मान्यता दी जाती है। एक व्यक्ति अपने जिंदगी में एक से अधिक वसीयत बना सकता है, लेकिन जो वसीयत सबसे अंतिम हो वही उसकी अंतिम इच्छा पत्र यानी वसीयत मानी जाती है और न्यायालय में उसी की मान्यता प्रदान की जाती है। दोस्तों, अब प्रोबेट के बारे में जानते हैं। सिर्फ सिंपल वसीयत ले लेने से आप किसी की संपत्ति के मालिक नहीं हो जाते। दोस्तों, वसीयत मिलने के बाद आपको न्यायालय में जाकर के उस पर प्रोबेट कराना पड़ता है। प्रोबेट का मतलब है दोस्तों, वसीयतकर्ता के संपदा का प्रशासनिक प्रबंधन और उसे न्यायालय के अंतिम मुहर की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को हम प्रोबेट कहते हैं। दोस्तों, जब आपको कोई वसीयत मिल जाता है और वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तब आप उस वसीयत को लेकर के न्यायालय में जाते हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट कहते हैं, और वहाँ पर एक प्रोबेट पिटीशन फाइल करते हैं जो 276 सेक्शंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में दायर किया जाता है। यानी दोस्तों 276 दफ़ा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत में दायर किया जाता है। इसके अंदर में वसीयतकर्ता का पूरा नाम, वसीयतग्राही का पूरा नाम। दोस्तों, वसीयतग्राही किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके नाम पर वसीयत लिखी गई हो, वह व्यक्ति जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके संबंधी के प्रबंधन का अधिकारी हो, वसीयतग्राही कहलाता है। तो वसीयतग्राही का पूरा पता, वसीयत पर उपस्थित 2 गवाहों के हस्ताक्षर और वसीयत के कौन कौन बेनिफिशरीज हैं या वसीयतकर्ता के कौन कौन रिलेटिव्स हैं, उन सबों को पार्टी बनाना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को, इस केस को हम प्रोबेट का केस कहते हैं। दोस्तों, अब आइए हम उस विषय पर चर्चा करते हैं जिस विषय के अंतर्गत में वसीयत को न्यायालय से सही ठहराया जा सके। दोस्तों, किसी भी वसीयत को न्यायालय में सही ठहराने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले वसीयत पर वसीयतकर्ता का दस्तखत होना चाहिए। वसीयतकर्ता के 2 गवाह जिनके समक्ष में वसीयतकर्ता ने वसीयत पर अपना दस्तखत किया हो, वो होना चाहिए। साथ ही साथ वसीयतकर्ता के द्वारा वसीयत पर एक विशिष्ट चिन्ह अंकित किया हुआ होना चाहिए। साथ ही वसीयत के लाभार्थी जिनका नाम है दोस्तों, जिसे हम वसीयत का बेनिफिशरीज कहते हैं, उसका नाम और पता होना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ वह तिथि डाल देनी चाहिए जिस तिथि को वसीयतकर्ता ने अपना अंतिम इच्छा पत्र वसीयत लिखा है। अब आइए दोस्तों देखते हैं एक सही वसीयत के लिए, एक वैलिड वसीयत के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइन निर्धारित किए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उस केस का टाइटल प्रस्तुत करेंगे जिसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत निर्माण के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। अगर आप भी उस गाइडलाइन पर चल करके वसीयत का निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका वसीयत सही होगा। केस का टाइटल है दोस्तों मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान। 21 सितंबर 2023 को इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस केस में इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 3751 ऑफ 2014, 3751 ऑफ 2014। उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बिल निर्माण के लिए, सही वसीयत के निर्माण के लिए 11 सूत्री गाइडलाइन निर्धारित किए हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं एक एक करके वो गाइडलाइन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए हैं कौन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में यह प्रावधान किया कि धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान को लागू करना किसी भी वसीयत निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों उस वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होनी चाहिए। साथ ही साथ वसीयतकर्ता के द्वारा कोई विशिष्ट चिन्ह अंकित होना चाहिए उस वसीयत पर। दूसरा है दोस्तों, वसीयतकर्ता ने जिस गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किए उन 2 गवाहों का भी हस्ताक्षर इस वसीयत पर होना चाहिए। गवाह की संख्या कम से कम 2 तो जरूर होनी चाहिए, 2 से आप अधिक भी गवाह रख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, जब तक 2 गवाहों के हस्ताक्षर वसीयत पर नहीं होंगे जिन्होंने वसीयतकर्ता की पहचान की है कि हाँ ये वसीयतकर्ता ने इस वसीयत पर अपना सिग्नेचर किया है,
तब तक उस विल को वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों, चौथा गाइडलाइन है, विल के प्रत्येक पन्ने पर, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक या 3 या 4 पन्ने तक वसीयत लिखी गई है, तो बिल के प्रत्येक पन्ने पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर जरूरी हैं। दोस्तों इसका 5वां गाइडलाइन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस गाइडलाइन में कहा, प्रत्येक वसीयत को न्यायालय में साबित करने के लिए जरूरी है कि वह वसीयत धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों को सही और पूर्ण तरीके से स्वीकार करे। अगला है दोस्तों उसका गाइडलाइन, न्यायालय के समक्ष में गवाहों को यह कहना होगा कि मेरे समक्ष वसीयतकर्ता ने इस वसीयत पर हस्ताक्षर किए। छठा गाइडलाइन है दोस्तों, वसीयत के 2 गवाहों में से किसी एक गवाह के द्वारा न्यायालय में आकर के यह साबित करना जरूरी है, यह टेस्टामेंट्री डिपोजिशन देना जरूरी है कि मेरे समक्ष वसीयतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर इस वसीयत पर बनाया, तब जाकर के वसीयत को न्यायालय से मंजूरी मिलती है। दोस्तों इसका अगला गाइडलाइन है, अगर वसीयत में किसी तरह का कोई संदेह है तो वसीयत ग्राही जो बेनिफिशियरी ऑफ द विल है, यानी वसीयत के लाभार्थी जो हैं, उसे न्यायालय को बताना होगा कि यह संदेह गलत है और उस संदेह को हटाने का जिम्मेवारी उसी वसीयत ग्राही के ऊपर में है, यानी वह व्यक्ति जिसने वसीयत को कबूल किया। 9वां गाइडलाइन है दोस्तों, वसीयतकर्ता को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वसीयतकर्ता बीमार नहीं होनी चाहिए। अगर वह बीमार है या स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, उसे सही और गलत की जानकारी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा निर्मित कोई भी वसीयत को संदेहास्पद मानते हुए न्यायालय खारिज कर देगा। 10वां गाइडलाइन है दोस्तों, अगर किसी वसीयत को कोई अन्य व्यक्ति संदेहास्पद मानते हुए कोर्ट में चैलेंज करता है तो न्यायालय में उसे ही साबित करना होगा कि यह वसीयत फ्रॉड है, यह वसीयत संदेहास्पद है। 11वां गाइडलाइन इस केस के अंदर में मीना प्रधान वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अगर कोई वसीयत ग्राही न्यायालय के अंदर में उस वसीयत को प्रोवेट कराने के लिए आता है तो 2 गवाहों को उसे ही लाना होगा और न्यायालय के समक्ष 2 गवाहों में से एक गवाह की प्रस्तुति और उसके द्वारा वसीयत को साबित करवाना ही होगा। यह जिम्मेवारी वसीयत ग्राही पर है। अगर उस वसीयत में किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई संदेह है, तो उस संदेह को क्लियर करने का, साफ करने की जिम्मेवारी भी वसीयत ग्राही के ऊपर ही होगी। इन सभी 11 गाइडलाइन के अनुसार चलने के बाद कोई भी वसीयत को न्यायालय वैलिड मान लेती है। दोस्तों तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक भी यही था कि वसीयत क्या है, वैलिड वसीयत बनाने के गाइडलाइंस क्या हैं, वैलिड वसीयत बनाने के आवश्यक तत्व क्या हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने उपरोक्त सारी चीज़ों का वर्णन आपके समक्ष किया। अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।